आई एम रश्मि तोमर। आज की वीडियो में हम अपना ईवीएस की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, जो भी मैंने फैक्ट्स लिए हैं यहाँ एनसीईआरटी के बुक्स से लिए हैं। मेरा जो पर्पज़ है वो यही है कि आप लोगों का टाइम बचा रहे और आपको एनसीईआरटी की बुक्स पूरी ना पढ़नी पड़े और मैं आपके लिए कुछ जो फैक्ट्स हैं वो ऐसे अवेलेबल करा दूँ, मे बी उसमें से क्वेश्चन मिल जाएँ। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग से शुरुआत होने वाली है रेशम की खोज से। चीन में जो सम्राट थे हुआंग टी, बहुत पहली बात है, उनकी वाइफ थी सी लुंग ची। तो जो सम्राट थे उन दोनों के जो गार्डन था उसमें शहतूत के पेड़ लगे हुए थे। तो जो सम्राट थे उन्होंने कहा अपनी वाइफ से कि पत्तियां कौन खा रहा है, इसका पता लगाओ। उनकी पत्तियां खराब होने लगी। तो जब जो सम्राज्ञी थी, जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद कर्मी जो था वो उसको खा रहा था, पत्तियों को। सफ़ेद कर्मी, एक छोटा सा कीड़ा खा रहा था और अपने चारों तरफ क्या बुनता था, एक चमकदार कोकून बुनता था। जैसे मकड़ी का जाला होता है तो ऐसे ही वो कोकून बोलते हैं उसे, कोकून बुनता था। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक कीड़ा है और वो खा रहा है। तो वो दोनों बैठे चाय पी रहे थे गार्डन में, तो ऊपर से कोकून जो है वो गिर गया उनके चाय के कप में। तो जैसे ही कोकून गिरा उसमें से ना छोटे छोटे धागों के, बारीक बारीक ऐसे धागों के गुच्छे जो है अलग हो गए। तो उन्होंने देखा कि अच्छा, इसमें से तो रेशम के कुछ धागे निकलते हैं। तो फिर इस पर काम शुरू हुआ, सिल्क पर। तो इस तरह से सिल्क का एक तरह से आविष्कार हो गया, सिल्क बन गई। तो सैकड़ों वर्षों तक जो वहाँ के सम्राट थे उन्होंने इस चीज़ को गुप्त रखा और गुप्त तरीके से काम करते रहे। उसके बाद जब अन्य देशों में इसके प्रचार प्रसार के लिए काम किया गया, तो जिस रूट से जाते थे, चाहे वो उसको लेके जाते होंगे सामान को, जो भी करते होंगे, जिस रूट से जाते थे, आज भी उसको क्या बोला जाता है, सिल्क रूट। आज भी उसको सिल्क रूट बोला जाता है। तो चलिए, ये तो थी रेशम की खोज। अब देखते हैं थोड़ा सा जानवरों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। भेड़ों की संख्या, सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ मिलती हैं? सबसे ज़्यादा भेड़ होती है चीन में, और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और हमारा देश आता है तीसरे नंबर पर। लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी की जो ऊन मिलती है वो मिलती है न्यूजीलैंड की भेड़ों से। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अच्छी जो ऊन है वो किस देश के भेड़ों से मिलती है। तो अगर आपने वीडियो देख लिया तो आप एकदम से बता देंगे कि न्यूजीलैंड की भेड़ों से सबसे अच्छी ऊन बनती है। अब देखते हैं कि अंगोरा ऊन की, जिससे पश्मीना शॉल बनाया जाता है। वैसे तो पश्मीना शॉल जो होता है एक बहुत ही सॉफ्ट वो होता है शॉल, जिसको ये कहा जाता है कि वो जो है एक अंगूठी में से भी निकल जाता है। इतना मतलब कहना चाहिए, इतना बारीक वो होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि एक अंगूठी में से भी निकल जाता है। और ये पश्मीना भेड़ की वही होती है नस्ल, उससे भी बनता है। लेकिन अंगोरा जो भेड़ होती है, अंगोरा नस्ल की, जम्मू कश्मीर में मिलती है, पहाड़ी क्षेत्रों में। उनकी ऊन से भी पश्मीना शॉल बनाया जाता है। ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगी आज कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी। पहले ये देख लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका में लामा और अल्पेका दो जानवर हैं। लामा, अल्पेका, ये जो लामा है ये, इसको ना छोटा ऊंट भी कहा जाता है और इससे भी ऊन मिलती है। ये बहुत आलसी होता है और बहुत गंदा होता है और थूकता रहता है बार बार बोलते हुए। ये किसी मूवी में भी आया था। चलिए खैर, लोही नस्ल की भेड़ से सबसे अच्छी गुणवत्ता की ऊन मिलती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए भेड़ का कि सबसे अच्छी सबसे अच्छी गुणवत्ता की ऊन कौन सी भेड़ से मिलती है, तो आपको लिखना है लोही नस्ल की। और अगर आ जाए कौन सी देश की, तो आपको लिखना है न्यूजीलैंड की। और ये जो लोही नस्ल की भेड़ है, ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। तो अगला जो है हमारा नोटिस, हाँ, ये है कि अब रेशों से ऊन कैसे बनाई जाती है। रेशों से ऊन बनाई कैसे जाती है, ये जो हाँ, रेशों से ऊन बनाने के कुछ स्टेप होते हैं। कटाई, अभिमार्जन, छटाई, बर की छटाई, रंगाई और रीलिंग। तो कटाई में क्या होता है, कटाई में ऊन को एक तरह से भेड़ों के ऊपर से काट लिया जाता है। उसके बाद अभिमार्जन जो शब्द है उसका क्या मतलब है, जब जो वो उनके रेशे होते हैं उसमें धूल, मिट्टी, चिकनाई, ये सब कुछ होती है, मिट्टी वगैरह, उसको निकाला जाता है, टंकी में डालकर धो दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आती है छटाई।
छटाई में क्या करते हैं, जो वो होते हैं क्या, गांठ पड़ी रहती है ना किसी किसी में, जो रेशे होते हैं उनमें गांठ पड़ी रहती है, उनको अलग किया जाता है, यानी कि छांट लिया जाता है। ठीक है, अब ये इससे इस छटाई का एक बहुत ही मैं इंटरेस्टिंग आपको बात बताती हूँ कि ये जो छटाई है ये कोई आसान काम नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा काम है। जो कारखानों में लोग करते हैं ना काम छटाई का, तो उनको क्या ना एक एंथ्रेक्स नाम का जीवाणु होता है जो इस काम को करते हुए ना उनको इफेक्टेड कर देता है और उससे घातक रोग हो जाता है। सोटर्स उसको बोलते हैं, तो उससे आदमी मर भी सकता है। तो ये जो काम है छटाई का, ये बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा काम होता है। इसके बाद ये हो गया, हमने अलग कर लिया। अब बर की छटाई। अब बर क्या होते हैं, छोटे छोटे जो कोमल रेशे फूल जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि जो किसी किसी ऊन पर वो आ जाता है, बूर सा बोलते हैं, वो मोटी मोटी गोलियां सी बन जाती हैं, वो यही बर होता है। तो अगर उसको अच्छे तरीके से छांट दिया जाए तो वो ऊन पर नहीं होगा, और ये काम बहुत मेहनत का होता है। तो ऐसी ऊन या ऐसी जो गर्म कपड़े होते हैं वो महंगे हो जाते हैं कि जब जब इन पर बूर ना आए। इसके बाद क्या होता है, रंगाई। उनमें रंग डाल दिया जाता है और रंग डालने के बाद जैसा भी कलर है तो उस तरह के कलर उसमें हो जाता है। फिर रीलिंग में क्या होता है, रेशों को सीधा कर लिया जाता है, सुलझाया जाता है और लपेट कर धागे बना दिए जाते हैं। तो 6 स्टेप में रेशों से ऊन बनती है। पहले में कटाई कर दी जाती है, यानी कि उससे भेड़ों से उतार लिया जाता है ऊन को। उसके बाद अभिमार्जन में उनको साफ कर लिया जाता है। उसके बाद छटाई, उनमें से जो गांठ वगैरह होती है वो निकाल ली जाती है। बर की छटाई, उनमें जो फूले हुए रेशे होते हैं उनको अलग किया जाता है। फिर रंग और फिर उसको पैकिंग उसकी कर ली जाती है। तो इस तरह से 6 स्टेप में हमारा काम पूरा हो जाता है। चलिए अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ पहले। हाँ, ये है लामा, जो जिसको वो भी कहा जाता है, ये बोझा ढोने के काम आता है। और अनोखा ऊँट, ये दक्षिण अमेरिका में मिलता है। ये है हमारी अंगोरा भेड़, जो पालतू भी होती है और इसके और नाम भी होते हैं, मोहयार बकरी। ये तुर्की नस्ल की होती है। ये बकरी अंगोरा बकरी होती है, भेड़ नहीं, भेड़ बकरी जो भी है। ये होती है लोही, इसको बोलते हैं लोही भेड़, ये लोही इसका नाम है। तो ये थी हमारी कुछ भेड़ अलग अलग टाइप की। चलिए अब देखिए कि हम थोड़ा अपना टॉपिक चेंज करते हैं, हम आते हैं डॉल्फिन पर। अंधी डॉल्फिन इसे बोला जाता है। अब ये अंधी डॉल्फिन क्यों बोला जाता है, ये इसकी आंखें तो होती हैं, ये भारत और पाकिस्तान में खूब मिलती है। इसकी आंखें होती हैं लेकिन उनमें लेंस नहीं होते। और ये जो है एलवन जल में पाई जाती है। एलवन जल का मतलब होता है ताज़ा, फ्रेश, साफ जल। और अगर ये कहीं किसी नदी में है तो ये माना जाता है कि उसका पानी बहुत शुद्ध है, यानी कि इसकी जो उपस्थिति है वो शुद्धता का पता लगाती है। जितनी ज़्यादा ये डॉल्फिन होंगी उतना पानी शुद्ध होगा। 10 साल पहले लगभग 6000 जो ये थी डॉल्फिन्स, ये गंगा में थी, लेकिन आज 3000 से भी कम रह गई हैं। तो यानी कि गंगा का जो पानी है वो गंदा हो रहा है। इसमें जो टॉक्सिन्स आते हैं उनसे क्या होता है, इन जो डॉल्फिन्स होती हैं इनका वसा बढ़ जाता है, फैट इन पर ज़्यादा हो जाता है और फिर ये मर जाती हैं। तो इस तरह से जो फैक्ट्रीज़ का पानी और गंदा जो पानी जा रहा है उससे इनकी संख्या कम हो रही है। चलिए अगला देख लेते हैं, मेलामाइन प्लास्टिक। मेलामाइन प्लास्टिक क्या होती है, ये जो अदर जो प्लास्टिक्स हैं उनकी तुलना में इनका जो वो होता है पिघलने का, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा 345 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इनको फायर प्रूफ प्लास्टिक भी बोला जाता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि फायर प्रूफ प्लास्टिक कौन सी है, कुछ ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, मेलामाइन, टेफ्लॉन, कुछ और दे दिए जाते हैं, तो आपको लिखना है मेलामाइन। ये फायर प्रूफ प्लास्टिक इसको कहा जाता है। और जो माइक्रोवेव के जो वो होते हैं बर्तन जो होते हैं वो इससे ही बनते हैं। और आग बुझाने की जो ये आग बुझाने वाले जो कर्मी होते हैं, कर्मचारी, उनकी ड्रेसेस भी इसी की बनी होती है। और वैसे तो ये सिंथेटिक फाइबर होता है पर बिजली का कुचालक होता है, इसी वजह से इसमें आग नहीं लगती। तो फायर प्रूफ प्लास्टिक
मेलामाइन, ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखिए, मेलामाइन फायर प्रूफ प्लास्टिक। अगली है हमारी टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ये भी बहुत अलग तरीके की प्लास्टिक होती है, ये भी, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है 327, लेकिन मेलामाइन का है 345। तो मेलामाइन से ही इनकी ड्रेसेस बनती है जो आग बुझाने वाले कर्मी होते हैं। और टेफ्लॉन की क्या ख़ास बात होती है? टेफ्लॉन की होती है कि जो इसकी इस पर ना तेल और पानी की जो तेल और पानी चिपकता नहीं है, तो इसीलिए टेफ्लॉन की जो कोटिंग है वो उन पर की जाती है। जो नॉन स्टिक बर्तन आते हैं उन पर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। हालांकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है और हमें इन बर्तनों को यूज़ भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा जो फैक्ट है वो है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 2 अक्टूबर 2014 को, और ये जो हमारे इस टाइम के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ही शुरू किया था। ये तो सबको चलो पता ही है। कसावा, लेकिन हाँ डेट जरूर इसकी याद रख लेना, 2 अक्टूबर 2014। चलिए अगला देखते हैं कसावा। कसावा क्या है? कसावा एक खाने की चीज़ होती है, और वो कैसी होती है? आलू जैसी। जैसे आलू ज़मीन में उगता है ऐसे ये भी उगता है। इसका एक नाम होता है मेनियोक, इसका एक नाम है, और टेपियोका भी इसका एक नाम है। टेपियोका, मेनियोका, कसावा, ये सब एक ही चीज़ है। और चावल और मक्के के बाद, ध्यान से सुनना, चावल और मक्के के बाद मानव आहार में अगर हम बात करें विश्व की कार्बोहाइड्रेट में, तो ये तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। पूरे विश्व में जो लोग वेजिटेरियन की मैं बात करूं, वेजिटेरियन जो लोग हैं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तो चावल और मक्के से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। उसके बाद कसावा ही है जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लोग मतलब यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट के को लेने के लिए कसावा का। तो ये जो है दक्षिणी अमेरिका की वनस्पति है कसावा। देखिए मैं आपको इसीलिए बोलती हूँ कि आप पीडीएफ तो चलो देख लें, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ना एक बार वीडियो भी चाहे फास्ट पे करके देख लें, पर देख लें। उससे क्या होगा कि जब आप इसको पीडीएफ को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ना कहीं वो चीज़ याद आएगी कि हाँ मैंने आपको बताया था जो कसावा है वो कार्बोहाइड्रेट का पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। तो इस तरह के जो फैक्ट्स है, देखिए सारा अगर मैं लिखने बैठूंगी तो पूरी बुक ही बन जाएगी, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं समझा आपको ज़्यादा दूं और लिख दूं इतना शॉर्ट में कि आपको देख के वो चीज़ याद आ जाए। चलिए अगला देखते हैं कि स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग कहाँ है। ये जो है इंडिया में इस तरह से बना है कि नॉर्थ में दिल्ली है, इधर दिल्ली है, फिर साउथ में चेन्नई है, और ये ईस्ट लिखना था, यहाँ गलती से वेस्ट हो गया। ईस्ट में कोलकाता है और मुंबई इधर वेस्ट में है। तो ये एक चतुर्भुज हाईवे है। इसमें ये जो है लगभग 5,846 किलोमीटर का है। 2001 में ये बनना शुरू हुआ था। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भारत का तो सबसे लंबा है, लेकिन विश्व का 5वें नंबर पर सबसे बड़ा राजमार्ग है। 2001 में अटल बिहारी जी ने इसकी शुरुआत की थी और ये 2012 में जाके पूर्ण हो गया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार इसका डायग्राम। एक बार डायग्राम देखने से ना आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये है हमारा चतुर्भुज। दिल्ली से कोलकाता ये है 1454 किलोमीटर, 1454 किलोमीटर। और ये जो है कोलकाता से चेन्नई ये है 1684 किलोमीटर। और चेन्नई से मुंबई 1290 किलोमीटर। और ये है फिर मुंबई से दिल्ली 1419 किलोमीटर। तो ये सब जोड़ का टोटल हो जाता है 5,846 होता है या 47, देख लेना आप, 46 या 47, वैसे 5,800, ये जो है 5,846 किलोमीटर का पूरा चारों तरफ से ये राजमार्ग है। चलिए आगे देखते हैं। 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, आप याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करी थी। 2012 में कंप्लीट हो गया था। अच्छा हम यहाँ पहुँच गए। अब देखिए, चलिए अगला देख लीजिए, जाइनिंग से लहासा। जाइनिंग से लहासा, ये जो है लहासा तिब्बत की राजधानी है।
तिब्बत में ऊंचा सबसे पठार है वो, तो वहाँ पर एक ट्रेन है जो जाइनिंग से लहासा जाती है, 4000 मीटर ऊंचाई पर चलती है और जिसका सबसे जो ऊंचा पॉइंट है वो 5072 मीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है और पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर व्लादिवोस्टक, अब देखिए सबसे ट्रांस साइबेरियन है, पश्चिमी रूस से जाता है प्रशांत महासागरीय तट पर, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टक, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टक। दिखा देती हूँ मैं एक बार, शायद मैंने लिया है इसका, कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखिए सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टक ये जाता है, सबसे लंबा रेल मार्ग है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टक। तो आप इसको पिक्चर से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, मैंने इसीलिए पिक्चर्स भी इनमें ऐड कर दिए हैं ताकि एक दिमाग में इमेज बैठ जाए कि हाँ वो आपने देखी थी, कहाँ से लगभग गया था। चलिए अब थोड़ा सा हम अपना टॉपिक फिर से चेंज करते हैं, हम आते हैं मधुमक्खियों पर। रानी मक्षिका, मधुमक्खियों के छत्तों में क्या होता है, हज़ारों वो होती हैं मक्खियाँ, उनमें से एक तो होती है रानी मक्खी और बाकी होती है कर्मी मक्खी। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है और हज़ारों अंडे देती है। और जो कर्मी मक्षिका होती है, कर्मी मक्खी होती है, उनका काम क्या होता है, छत्ता बनाना, जो नन्हे होते हैं वहाँ वो बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं, उनकी देखभाल करना, और रानी जो वो है मक्खी, उसकी देखभाल करना, उसको भोजन कराना ताकि वो फिर से अंडे दे सके। और इसमें जो खास बात है, ये तो आपको खैर पहले वाली पता होंगी, लेकिन एक निषेचित अंडे से तो मादा बनती है और अनिषेचित यानी कि फर्टिलाइज्ड जो एग होता है उससे फीमेल बनती है, और जो अनफर्टिलाइज्ड होता है उससे मेल बनता है। और मेल को क्या कहा जाता है, ड्रोन कहा जाता है, पुंमक्षिका भी कहा जाता है। और ये जो कर्मी मक्खियाँ जो होती हैं, इनका मेन काम ये भी होता है कि छत्ते का जो टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती हैं। उसके लिए ये जो भी मेहनत करती होंगी वो तो मुझे नहीं पता। चलिए खैर आगे देखते हैं। विश्व में जंगली बाघों की आधी संख्या, विश्व में जो जंगली बाघ हैं उनकी आधी संख्या भारत में है। विश्व के 65% एशियन हाथी भारत में है। 85% जो एक सींग वाले गैंडे हैं वो भारत में है, और 100% एशियन शेर भारत में है। ये एक बहुत कहना चाहिए गर्व की बात है कि सारे शेर जो हैं वो भारत में ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में विश्व में जो 12 बड़े जैव विविधता वाले देश हैं उनमें से भारत का जो स्थान है वो छठा है, यानी कि पूरे देश में छठे नंबर पर भारत आता है, जिसमें अलग अलग टाइप के जानवर, जीव जंतु सब रहते हैं। और जो 34 जो जैव विविधता वाले तप्त स्थल हैं यानी कि गर्म जो जगह है उनमें से 2 भारत में है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। अब देखिए संकटापन्न स्पीसीज, यानी कि जो संकटापन्न स्पीसीज क्या होती है, जो वे जीव जंतु जिनका अब संकट हो गया, यानी कि जो अब कम हो गए हैं, जिनकी संख्या कम होती जा रही है, वो होते हैं संकटापन्न स्पीसीज। एक होती है विलुप्त तो वही होते हैं जो बिल्कुल ख़त्म ही हुए, अब नहीं है। संकटापन्न में जो विश्व की 2.9 जो % है वो भारत में ही है। लगभग जो विश्व की जो ऐसे स्पीसीज हैं जो संकट में हैं उनमें से 2.9 भारत में है। जो संख्या में कितनी है, 172 है। और जो भारत में जो सबसे ज़्यादा संकट वाली प्रजाति है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और इसे गोडावण भी बोलते हैं। उसके बाद एक लाल सिर वाला गिद्ध होता है, जंगली उल्लू होता है। ये लाइन वाइज संकट वाली स्पीसीज है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इस टाइम भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी है। अलवण जल वर्ष कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था पहले कि अलवण जल क्या होता है, फ्रेश यानी कि ताज़ा जल। ये मनाया गया था 2003 अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था।
अगर आपने ये वीडियो में एक बार सुन भी लिया है ना, अगर आपको नहीं, आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार भी सुन लेते हैं, उसके बाद अगर एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन के ये आ गया अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष कब मनाया गया था, तो आपको कहीं ना कहीं क्लिक होगा कि हाँ 2003 मैंने कहीं सुना है, 2003। तो इस तरह से आप काम करते करते भी वीडियो सुन लें तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगला देख लेते हैं, सफल प्रयास। राजस्थान के अलवर ज़िले में एक वहीं के स्थानीय जो सामुदायिक लोग थे उन्होंने ही एक पहल की थी। उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो शुष्क क्षेत्र थे वहाँ पर उन्होंने कुछ बारिश का जल संग्रहण किया, इधर उधर से जो भी किया, तो उन्होंने 5 सूखी हुई नदियों को दोबारा जीवित कर दिया, यानी कि उनमें पानी आ गया। वो कौन कौन सी थी, अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगिनी और जहाज्वाली। ये 5 जो नदियाँ थी, अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगिनी, जहाज्वाली, इन 5 को राजस्थान में पुनः जीवित किया गया। वहीं के स्थानीय लोगों ने ये प्रयास किया था, जो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय बाद में माना गया और है भी सराहनीय। अब अगला देखिए, जल संभर प्रबंधन परियोजना। ये कोठापल्ली गांव, कर्नाटक का एक बहुत छोटा सा गांव है कोठापल्ली गांव, वहाँ पर इसे शुरू किया गया था। इसमें भी सारा जो है पानी को बचाने के लिए परियोजना थी, इसी के संबंध में बहुत सारा काम किया गया। वाटर फॉर लाइफ, जीवन के लिए जल, ये एक पूरा दशक मनाया गया। 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में 2005 से 2015 तक 10 साल, एक दशक मतलब 10 साल का एक अंतर्राष्ट्रीय दशक इसे घोषित किया गया कि इन 10 सालों में हमें पानी के लिए ही काम करना है। और आपको एक बताती हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट कि पूरी पृथ्वी का जो कुल जल है उसमें से अलवण, ये आया था ना अभी एक शब्द ऊपर, अलवण जल कहाँ गया, हाँ ये रहा, अलवण जल जो है यानी कि ताज़ा जो जल है वो केवल 0.006%, केवल इतना ही पृथ्वी पर ये अलवण जल है, यानी कि फ्रेश पानी। चलिए अगले, अब देखिए थोड़ा सा चेंज हम करते हैं। देखिए आप थोड़ा सा हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वहाँ से कुछ क्वेश्चन सीटेट में भी पूछे जा रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये है हुसैन शाह जो थे बंगाल के बादशाह इन्हें बोला जाता था। बादशाह मतलब एक बड़ा राजा होता है, वो उनको नाम दिया गया वहाँ के लोगों ने। और उन्होंने क्या शुरू किया था, सत्यनारायण भगवान की पूजा शुरू की थी। और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अलग अलग नामों से सत्यवीर और सत्यनारायण की पूजा करते थे। बसाव स्थान क्या होता है, बसाव स्थान होता है जहाँ बस्तियाँ होती हैं या भवन होता है। अब इसके ना आदर्श बसाव के लिए कुछ चीज़ें देखनी पड़ते हैं। एक तो अनुकूल जलवायु हो, जल उपलब्ध हो और उपयुक्त भूमि हो, उपजाऊ मिट्टी हो। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि एक आदर्श बसाव स्थान के लिए क्या क्या जरूरी है। तो ऑप्शंस में आपको दे सकते हैं अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी। तो आप कहेंगे कि सारे ऑप्शन सही हैं। अगर इनमें से कोई एक आधा मिस हो जाता है तो वो देखेंगे आप। साझा संपत्ति संसाधन क्या है, साझा संपत्ति संसाधन क्या होता है, जो स्वामित्व यानी कि एक ऑनर के हिसाब से 2 तरह की भूमि होती है, निजी और सामुदायिक। निजी तो जिसकी अपनी होती है वो अपना काम करता है, जो सामुदायिक होती है उसमें वो पूरा एक समुदाय उसमें काम करता है। सामुदायिक भूमि, इसको साझा संपत्ति संसाधन बोलते हैं। इसमें चारा, फल, औषधियाँ, इस तरह की चीज़ें लगाई जाती हैं। द्रास जो है पृथ्वी के सबसे ठंडी जगहों में से एक है, जो लद्दाख में है। कहाँ है द्रास, लद्दाख में। लद्दाख का क्या मतलब होता है, ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का मतलब होता है देश। मरुद्यान गर्त में भूमिगत जल जब सतह पर आ जाता है तो उसको बोलते हैं मरुद्यान। अब ये गर्त क्या है, देखिए जब रेगिस्तान में बहुत तेज़ हवा चलती है और वहाँ का रेत उड़ जाता है और वो जो जगह वहाँ पर बन जाती है उसमें से नीचे से थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, तो वो होता है मरुद्यान। और इसमें फिर बाद में इसमें पेड़ पौधे उग जाते हैं। और मोरक्को में
स्टेफिला लेट 13,000 वर्ग किलोमीटर का सबसे बड़ा मरुद्यान है। अल अजीजिया सहारा रेगिस्तान में है। अल अजीजिया एक जगह जिसका 1922 में आज तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आज तक सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो कौन से सहारा उसमें रेगिस्तान में कहाँ रिकॉर्ड किया गया, तो अल अजीजिया। रामकृष्ण मठ कहाँ है? ये वेलूर में है, पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के वेलूर में है। वंडर दैट वाज इंडिया, ये एक बुक है जो किसने लिखी थी? A.L. बासम ने लिखी थी। वंडर 1954 में लिखी थी। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में लिखा गया था। और ये जो है वेलूर, इसको स्वामी विवेकानंद ने 1887 में वेलूर में राम मठ का वो किया था, मतलब उनको स्थापना की थी। अब एक क्वेश्चन है, देखिए मातृभाषाओं से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो हमारी एनईपी है उसमें मातृभाषाओं पर बहुत जोर दिया गया है। तो 2011 की जनगणना हुई थी, उसके बाद तो हुई नहीं जनगणना। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार 122 भाषाएं और 234 मातृभाषाएं भारत में बोली जा रही हैं। और फिर एक 2013 में भाषाई सर्वेक्षण हुआ था जिसमें कुल 780 भाषाएं भारत में बोली जा रही हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भाषाई सर्वेक्षण में कितनी भाषाएं 2013 में बोली गई थी, 2013 के भाषाई सर्वेक्षण में कितनी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, तो वो आंसर आप करेंगे 780। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में 7 पुरी जैसे पुरी मतलब एक जो धार्मिक स्थान बहुत वो होते हैं ना फेमस से, वो होती हैं पुरी। तो अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, वाराणसी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका। तो देखिए जो अयोध्या है रामचंद्र जी की, एक तो रामचंद्र जी की हो गई, मथुरा और द्वारका 2 हो गई कृष्ण भगवान की, हरिद्वार और वाराणसी 2 हो गई गंगा माता की, और कांचीपुरम और उज्जैन 2 हो गई भगवान शिव की। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर है और उज्जैन में महाकाल मंदिर है। ये दोनों शिवजी भगवान के ही रूप होते हैं। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि 7 पुरी है, 7 में से 1 राम जी की है, 2 कृष्ण भगवान की है, 2 गंगा मैया की है और 2 जो हैं वो शिवजी भगवान की हैं। 7 पवित्र नदियाँ कौन कौन सी हैं भारत में? गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। तो ये तो 7 लगभग आपको देखिए पता ही है, लेकिन कुछ चीज़ें पता होती हैं लेकिन रिमाइंड कर लेना अच्छी बात होती है। एक देखिए उड़ीसा में जो वो है जगन्नाथपुरी है, वहाँ पर सालबेग एक व्यक्ति था जिसने भगवान जगन्नाथ की प्रशंसा में बहुत सारी रचनाएं की और जिनको भक्त कवि की उपाधि उस टाइम दी गई। वेलनकन्नी चर्च ये तमिलनाडु के नागपट्टम में है और इसकी खास बात क्या है, यहाँ पर होली मदर मैरी की एक स्टैचू है जिसके पैरों में सब सर रखते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर केवल क्रिश्चियंस ही आते हैं, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब पंथ के लोग आते हैं। और वो किस लिए आते हैं? अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो जो होली मदर मैरी हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हम इनके पास जाते हैं और इनके चरणों में हम अपने सर रखते हैं। कुछ विदेशी समुदाय थे जो भारत में अपना वो करने आए थे, एक तरह से अपना अधिकार जमाने आए थे, और ये जो है ये बाद में मतलब भारत की उनसे इतने इम्प्रेस हो गए कि वो यहीं पर लगभग मतलब इनकी भारत में रहकर उसमें उनको इंटरेस्ट आने लगा कि भाई ये इसकी जो यहाँ के लोग हैं ये बहुत अनेकता में एकता वाले हैं। तो कुछ थे ये विदेशी समुदाय, यवन, इंडो ग्रीक, पहलव, पार्थियंस, शक, सिदियंस, कुषाण, यूची और हूण मध्य एशियाई जनजाति थी। ये लोग भारत में आए थे, बहुत पहले की ये सब बातें हैं। चलिए अगला देख रहे हैं जैनुल अबादीन जम्मू कश्मीर में एक बादशाह था जो अमरनाथ स्थित भगवान शिव
अमरनाथ में जो भगवान शिव हैं और नीलम घाटी में स्थित जो देवी हैं उनके दर्शन की परंपरा इन्होंने शुरू की थी जैनुल आबिदीन ने भगवान शिव और माता की जो दर्शन है उनकी परंपरा शुरू की थी। देखिए बहुत पहले भी बहुत अच्छा था, और क्योंकि देखिए एक मोमडन है और जिन्होंने हिंदुओं के दर्शन की शुरुआत की, तो बहुत ही एक अच्छी बात है, सुनकर भी अच्छा लगता है। चलिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह ये कहाँ है? ये तो सबको पता है कि ये राजस्थान अजमेर में है, लेकिन यहाँ पर भी ख़ास बात यही है कि यहाँ पर भी लोग जो हैं बहुत हर मतलब ये नहीं कि एक ही समुदाय के आते हैं मुस्लिम, इसमें सभी हिंदू भी जा सकते हैं। ये इसकी ख़ास बात है कि इसमें सब लोग जाते हैं। अजमेर में राजस्थान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो एक ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया? एक ये मैं इसको क्वेश्चन लिखना भूल गई हूँ। ये एक टाइप का घर होता है, इसको बोलते हैं मलोका। आप इसको ज़रूर देख लें। मलोका जो होता है तीव्र ढलान वाली छत के घर होते हैं। ये जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर बनाए जाते हैं। और इसके घर के बारे में मैं आपको एक ख़ास बात बता देती हूँ। इस घर में 2 तो होते हैं दरवाजे, 2 दरवाजे होते हैं। महिलाओं के लिए अलग होता है दूसरी साइड, और पुरुषों के लिए अलग होता है दूसरी साइड। और इसमें आगे पीछे गार्डन होता है। एक किचन गार्डन होता है जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं, दूसरा अलग टाइप का गार्डन होता है। तो ये जो है मलोका इसका नाम है इस घर का। ये मैं इसके बारे में लिखना भूल गई हूँ। चलिए खैर, तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देख लें और इसका नाम ज़रूर नोट कर लें। मलोका टाइप का ये घर है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।